गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टू फोर्सेस एक्ट वन अलोंग द लाइन y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। टू फोर्सेस हैं, उनमें से एक फोर्स y इक्वल टू z इक्वल टू 0 के अलोंग एक्ट कर रहा है एंड द अदर अलोंग द लाइन x इक्वल टू 0, z इक्वल टू c। दूसरा जो फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन गिवन है x इक्वल टू 0, z इक्वल टू c। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन लिखते हैं। तो सपोज करते हैं, देखो लिखा हुआ है लेट टू फोर्सेस आर, सपोज किया मैंने, लेट टू फोर्सेस आर p एंड q एक्टिंग अलोंग द लाइन y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, z इक्वल टू c रिस्पेक्टिवली। अब दोनों की लाइन ऑफ एक्शन लिखते हैं। पहले लिखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ p। तो स्टूडेंट्स p की लाइन ऑफ एक्शन है y0 z0, मीन्स y तो पॉइंट दे रखा है आपको 0, y माइनस 0 एंड z पॉइंट दे रखा है 0। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अगर z आपको कुछ दे रखा हो तो y पुट करना है, y को 0 पुट करोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x निकालोगे। और अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो z को 0 पुट करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालोगे। और सपोज करो आपको y भी 0 दे रखा है, z भी 0 दे रखा है, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी बचती है मैं x को भी क्या पुट करूँगी 0। तो x में पॉइंट लिया मैंने 0 0 0। और स्टूडेंट्स जो डायरेक्शन रेशियोज़ है वो आप उसी तरह से निकालोगे जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया है कि x y z को LMN से रिप्लेस कर देना, कॉन्स्टेंट टर्म को 0 बना देना, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टर्म निकालना L अपॉन इज इक्वल टू M अपॉन इज इक्वल टू N अपॉन, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं वो आपको डायरेक्शन रेशियोज दे देंगी। आप ये खुद फाइंड आउट करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना। तो यहाँ आपकी डायरेक्शन रेशियोज निकल के आएंगी 1 0 0, ठीक है। फिर उसी तरह से आप यहाँ कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लोगे। सिमिलरली जो फोर्स Q है किस पॉइंट के अलोंग एक्ट कर रहा है x0 z0, ये आपकी लाइन दे रखी है। अब यहाँ देखो x की वैल्यू आपको गिवन है, z की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपके पास y बचा तो y को ऑटोमेटिकली मुझे क्या पुट करना पड़ेगा 0। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, देखो अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं यहाँ से दिख रहा तो आप सिंपल सा z को 0 पुट करो और x और y की वैल्यू इन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर लो। और अगर आपको एक वैल्यू कोई भी दे रखी है, चाहे वो x की दे रखी है, y की दे रखी है या z की दे रखी है, तो वो तो जो गिवन है वही लेनी पड़ेगी। बाकी जो दो वेरिएबल बच जाएंगी उन दोनों में से किसी भी एक को 0 मान लेना और वहाँ से जो तीसरा वेरिएबल है वो आप फाइंड आउट कर लेना। और अगर क्वेश्चन में आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी है तो तीसरे की आपको ऑटोमेटिकली क्या लेनी पड़ेगी 0, क्योंकि आप यहाँ कहीं से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू 0 दे रखी है, z की c दे रखी है, तो y को आपको क्या लेना पड़ेगा 0। तो x माइनस 0, y माइनस 0, z की वैल्यू c दे रखी है। और फिर उसी तरीके से कि x y z को LMN से रिप्लेस करना, कॉन्स्टेंट टर्म को 0 बना लेना, और वो काम आपको रफली करके देखना है। वहाँ से आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालना, यहाँ से आपके पास जो है कंपोनेंट आ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है x की वैल्यू निकालना, x1 प्लस x2। इसी तरह y की वैल्यू निकालोगे, y1 प्लस y2 क्यों आ जाएगी, z की 0। ऐसे ही आप LMN की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना। उसके बाद देखते हैं आगे स्टेटमेंट में क्या कहा है। शो दैट सरफेस जनरेटेड बाय द एक्सिस ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेंज, यानी कि रेंज की जो एक्सिस, रेंज की एक्सिस का मतलब सेंट्रल एक्सिस, क्योंकि मैंने बोला था आर के को रेंज बोला जाता है और इनकी जो एक्सिस है वो क्या होती है सेंट्रल एक्सिस, इज गिवन बाय, आपको बताना है सेंट्रल एक्सिस किससे दी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर। ये आपको यहाँ शो करना है, मीन्स टू प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपने लिखनी है इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ये आपके पास है, ठीक है। और यहाँ पर LMN और कैपिटल X Y Z की आप वैल्यू पुट कर लेना। देखो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। और देखो जो चौथी टर्म है वो जो मैं टर्म लेती हूँ LX प्लस MY प्लस NZ अपॉन R स्क्वायर, वो टर्म आपको जब लेनी है जब सिंगल रिजल्टेंट वाला केस हो, क्योंकि जब सिंगल रिजल्टेंट वाला केस होता है तो LX प्लस MY प्लस NZ आपके पास 0 हो जाती है और 0 होने से जो है टर्म्स को सॉल्व करना इजी हो जाता है। पर कहीं अगर आपको सिंगल रिजल्टेंट वाली टर्म नहीं दे रखी तो आपको वो फोर्थ टर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखो जब मैंने वैल्यू पुट करी तो ये Z ऑटोमेटिकली यहाँ 0 है।
तो इस वाली टर्म को चाहे मैं सेकेंड के साथ कंसीडर करूँ या फर्स्ट के साथ कंसीडर करूँगी, जीरो तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगा। आप किसी के साथ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ टर्म ले रखी है सेकेंड और थर्ड, मीन्स ये दोनों टर्म्स ली। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लेती हूँ, जीरो यहाँ मल्टीप्लाई होकर जीरो दे देगा, तो यहाँ टर्म बनेगी माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई पी इज इक्वल टू, ये देखो छूट गया, माइनस वाई पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्यू निकाला वाई बाई पी, और ये आपको नेक्स्ट स्टेप में पता लग जाएगा कि मैंने पी बाई क्यू क्यों निकाला है, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी तो मुझे वहाँ पी बाई क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए फाइंड आउट किया हुआ है, पी बाई क्यू यहाँ से आ जाएगा एक्स बाई वाई। उसके बाद फर्स्ट टू टर्म्स को ले लें, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड लेने का फ़ायदा नहीं है। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड लेती हूँ तो फिर से मेरे पास यही रिजल्ट निकल के आएगा, पी बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। अब आप टर्म ले लो, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ले लो। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म लेते हैं, माइनस क्यू सी प्लस जेड क्यू बाई पी इज इक्वल टू माइनस जेड पी बाई क्यू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, क्यू स्क्वेयर, देखो क्यू यहाँ से कॉमन आ रहा है और एक क्यू यहाँ से, तो क्यू स्क्वेयर आ जाएगा, अंदर बचेगा माइनस सी प्लस जेड इज इक्वल टू जेड पी स्क्वेयर। उसके बाद इसको लिखा मैंने जेड माइनस सी, और इस क्यू स्क्वेयर को नीचे ले गई, तो ये सॉरी गलती से लिखा हुआ है, ये पी बाई क्यू का होल स्क्वेयर आएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो जो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करने में एक्स वाई जेड सी चाहिए, पी क्यू नहीं चाहिए। दूसरा, मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि जो भी कोई चीज़ आप खुद से एंटर करते हो क्वेश्चन के अंदर, वो लास्ट में जाके रिमूव करनी होती है। पी और क्यू आपको गिवन नहीं था, मैंने खुद से एंटर किया था, तो इसलिए मुझे पी बाई क्यू को यहाँ से हटाना पड़ेगा। या जो आपको प्रूफ करना है उसमें भी देख सकते हो, पी और क्यू नहीं है तो उसको आपको यहाँ एलिमिनेट करना पड़ेगा। जेड पी बाई क्यू की वैल्यू पुट करी एक्स बाई वाई, तो एक्स बाई वाई होल स्क्वेयर आ गया। उसके बाद तो जस्ट कैलकुलेशन करनी है, जेड माइनस सी इज इक्वल टू जेड एक्स स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर को लेफ्ट में ले गई, जेड वाली टर्म कलेक्ट करी, तो जो आपको प्रूव करना था वो आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बीच में छोड़ा हुआ है और 9th में बीच में छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये दोनों में इकट्ठे करवाऊंगी क्योंकि आपको दिख रहा है 6th क्वेश्चन में भी कुछ पॉइंट्स वाली चीज़ें दिखाई दे रही है और इसमें भी आपको पॉइंट टाइप की चीज़ दिखाई दे रही है। तो पहले मैं आपको 10th क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर आपको 6th, 9th और 11th क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 10th देखो आप, 3 forces each of magnitude P acting in positive direction of axis have their line of action। देखो अब 3 फोर्सेस हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है P, तीनों 3 ही फोर्स हैं, तीनों सेम है P P P और तीनों की लाइन ऑफ एक्शन आपको दे रखी है। प्रूफ दैट दे आर इक्विवेलेंट टू P√3। एक तो आपको बताना है जो रिजल्टेंट R आएगा वो कितना होगा, P√3 होगा। ठीक है, एंड ए कपल, और आपको क्या बताना है, साथ में आपका कोई ना कोई कपल निकल के आएगा। कपल का मतलब G की वैल्यू निकालोगे और K की वैल्यू निकालोगे, मीन्स कपल आएगा वो दोनों में डिफरेंस आपको पता ही है कि G वो कपल होता है जिसकी एक्सिस और जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन है वो कंसाइड नहीं करते, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होता है उनके बीच में। और K वो वाला कपल है जब दोनों की एक्सिस क्या कर जाती है, कंसाइड कर जाती है। तो यहाँ पर जो है P√3 आपका रिजल्टेंट है, सॉरी रिजल्टेंट आपको शो करना है और शो करना है कि एक कपल में रिड्यूस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ नया काम नहीं है, जैसे आप अभी तक करते आ रहे हो वही काम आपको करना है। पहले लिया मैंने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फर्स्ट P, ठीक है, और तरीका लाइन ऑफ एक्शन निकालने का वही है जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अब यहाँ से पॉइंट देखो जरा, यहाँ से पॉइंट Z की वैल्यू A दिख रही है और इससे Y की वैल्यू कितनी दिख रही है, -A। तो 2 वैल्यूज आपको गिवन है, तो तीसरी आपको 0 लेनी पड़ेगी। X की वैल्यू 0, Y की वैल्यू -A, Z की वैल्यू A। तो पॉइंट आ जाएगा X - 0, Y + A, Z - A। फिर निकालने हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज आप उसी तरह से निकालोगे कि x y z को LMN से रिप्लेस कर देना, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को 0 बना देना। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ से मैं 2 इक्वेशंस कैसे निकालूं। स्टूडेंट्स आप किसी भी तरह निकाल सकते हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ ये इक्वेशन है -y = z = a, ये इक्वेशन है -y = z = a। आप ये 2 इक्वेशन भी ले सकते हो, इसको ले लो माइनस, इन दोनों को -y = z
एंड z इक्वल टू ए। तो ये इक्वेशन बन जाएगी -y माइनस z इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू ए। ये दो भी ले सकते हो या आप ये भी ले सकते हो, इसको और इसको ले लो लास्ट को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -y इज इक्वल टू ए, z इक्वल टू ए। आप इसको लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो आपकी मर्जी है, किसी भी तरह आप काम करो। आप ऐसे भी ले सकते हो y इज इक्वल टू माइनस ए और एक y इज इक्वल टू z ले ली, ठीक है। आप किसी भी तरह लोगे, आपकी जो है डायरेक्शन रेशो सेम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा फर्क ये पड़ सकता है कि जहाँ ये -1 0 0 हो सकता हो किसी तरीके से लेने से 1 0 0 आ जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मान लो आपका 1 0 0 भी आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट में जाके सिर्फ हमें रिजल्टेंट निकालना है और रिजल्टेंट सेम आता है, ठीक है। पर ध्यान ये रखना, जो पैटर्न आप एक में फॉलो करो, यानी कि फर्स्ट पी फोर्स में जो फॉलो करो वही आप दूसरे में फॉलो करना, ठीक है। पैटर्न सेम रखना। पैटर्न सेम रखने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ लिया है -y इक्वल टू z पहली लाइन ली, दूसरी ली z इक्वल टू ए, तो यही काम इसमें करना, -z इक्वल टू x लेना पहली लाइन, दूसरी लेना x इक्वल टू ए। सेम पैटर्न रखना ताकि जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो अगर सेम पैटर्न रखोगे तो एक में -1 आ रहा है तो सब में -1 आएगा, और एक में +1 आ रहा है तो सब में +1 आएगा। पैटर्न सेम रखना, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ से मैंने जो है फोर्सेस और एलिमेंट निकाल रखे हैं, आप ये खुद फाइंड आउट करके देख लेना। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड फोर्स है, तो स्टूडेंट्स मैं इसकी PDF बना के आपको भेज दूंगी। आई थिंक इसमें कुछ नया समझाने का नहीं है। यहाँ से XYZ एलिमेंट निकाले, आपको R निकालना था, R√x² + y² + z², तो √3p ऑटोमेटिकली निकल आएगा जब आप सारे कंपोनेंट्स इसमें पुट करोगे। ऐसे GP आप निकालोगे, 2√3AP आ गया। दूसरा देखो, प्रॉब्लम उस क्वेश्चन में आती है जहाँ आपको ये प्रूव करना हो कपल ऑफ मोमेंट दिस। जब प्रूफ करना होता है तो हमें वही टर्म फाइंड आउट करनी होती है, लेकिन जब प्रूफ नहीं करना, आपको सिर्फ ये बताना है कि जो R की वैल्यू है वो p√3 है और एक कपल है, और एक कपल आपको बताना है तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है, बस 0 नहीं आनी चाहिए। तो G की वैल्यू आई, फिर K की भी निकाल दी आपने। ये आर्टिकल में किया था, KR इज इक्वल टू LX + MY + NZ। आर्टिकल में देख लेते हैं, आई थिंक आपको शायद याद होगा अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो तो। देखो आर्टिकल में किया था LX + MY + NZ इक्वल टू Z cos θ R। इस R को हटा तो Z cos θ की क्या पुट कर सकती हूँ, K। तो LX + MY + NZ इज इक्वल टू KR, तो उसको यूज़ किया मैंने। RK इज इक्वल टू LX + MY + NZ। L M N X Y Z की वैल्यू आपके पास है वो पुट की। उसके बाद R की वैल्यू भी ऊपर निकाल चुके हो, तो R राइट साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। R की वैल्यू पुट करी √3p, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपके पास क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए कुछ नया नहीं है। देखो, 3 forces each equal to P acts on a body। 3 फोर्सेस हैं, तीनों की वैल्यू सेम है P। एक एक्ट कर रहा है पॉइंट A00 का मतलब x एक्सिस पैरेलल टू OY। देखो क्या किया मैंने, पहले x एक्सिस ड्रॉ की, y एक्सिस, z एक्सिस। तो एक जो फोर्स है A00 पॉइंट पर है और किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। दिस इज y एक्सिस, तो इसके पैरेलल फोर्स ड्रॉ किया P। दिस इज द फर्स्ट फोर्स P। सेकेंड है द सेकेंड एट द पॉइंट 0p0 पैरेलल टू OZ, यानी कि 0p0 का मतलब y एक्सिस पे पॉइंट है पैरेलल टू z एक्सिस, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज 0p0 और ये पॉइंट किसके पैरेलल है, आपका z एक्सिस के पैरेलल है। सॉरी, ये जो फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है ये z एक्सिस के पैरेलल है। दिस इज द सेकेंड फोर्स P। एंड थर्ड के बारे में क्या कहा है, एंड द थर्ड एट द पॉइंट 00c पैरेलल टू OX। जो थर्ड फोर्स है वो 00c पर लग रहा है और किसके पैरेलल है, x एक्सिस पर। 00c का मतलब z एक्सिस पर है। लेट दिस इज पॉइंट ऑन z एक्सिस 00c, और जो ये फोर्स है किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद आपको करना है फाइंड द रिजल्टेंट रेंज इन मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट रेंज का मतलब R और K की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एंड पोजीशन का मतलब आपको क्या फाइंड आउट करनी है, सेंट्रल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लिया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फर्स्ट फोर्स P।
ठीक है, साथ में लिख देना एक्टिंग एट, कौन सा पी ले रहे हैं जो किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, A00 पर। तो सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन लिखते हैं, पॉइंट किस पर एक्ट कर रहा है, देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A00। तो यहाँ मैंने पुट किया x माइनस ए, वाई माइनस ज़ीरो, जेड माइनस ज़ीरो। डायरेक्शन रेशोज़ हमें देखनी है, देखो इस लाइन की डायरेक्शन रेशोज़, ये लाइन किस लाइन के पैरेलल है, y एक्सिस। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी डायरेक्शन रेशोज़ होती है 0 1 0। अगर कोई x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसकी डायरेक्शन रेशोज़ होती है 1 0 0। और अगर कोई लाइन z एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी डायरेक्शन रेशोज़ होती है 0 0 1। तो y एक्सिस के पैरेलल तो डायरेक्शन रेशोज़ 0 1 0 बनी। यहाँ से आप ये कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेना। और स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको डेली इस वीडियो में बताती हूँ कि इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी कैलकुलेशन करते हुए मुझसे भी कई बार मिस्टेक हो जाती है। इवन लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपको बताया था 7, उसमें जो है मैंने डायरेक्शन रेशोज़ लेके उसी से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल दिए, जबकि फोर्सेस आप निकालते हो, फोर्सेस के कंपोनेंट निकालते हो डायरेक्शन कोसाइन से। तो आप उस क्वेश्चन को भी ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ मैंने 1 1 इस टाइप से डायरेक्शन रेशोज़ आए हुए हैं, तो फोर्सेस जब निकालूंगी कोसाइन से मल्टीप्लाई करूँगी, 1/√2 आना चाहिए था वहाँ, जबकि मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो आप स्टूडेंट्स उसको भी ठीक कर लेना। हालांकि लास्ट में जाके फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन निकालती हूँ तो वो √2 कैंसिल हो जाता है। बट आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग में गलत हो जाएगा तो उस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लेना। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता मुझसे भी हो जाए, पर आप लोग करके देखो। जो प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज करो, मैं दोबारा रीड करूँगी उसको, तो प्रॉब्लम जो है सोल्ड आउट हो जाएगी। इसी तरह जो सेकेंड फोर्स है वो किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, 0 B 0 पर। यहाँ पर लिख लेना एक्टिंग एट 0 B 0, 0 B 0 पॉइंट पर एक्ट कर रहा है फोर्स, किसके पैरेलल है, z एक्सिस के पैरेलल। तो डायरेक्शन रेशोज़ हो जाएंगी 0 0 1। और किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, 0 B 0 पे। तो यहाँ से x2 y2 z2 l2 m2 n2 आ गई। इसी तरह थर्ड फोर्स P आया, जो किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, 0 0 C पर। तो यहाँ लिख सकती हूँ एक्टिंग एट 0 0 C, ठीक है। और ये किस एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के, तो इसके डायरेक्शन रेशोज़ आ जाएंगे 1 0 0। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आप ये फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। और इसमें निकालना था रिजल्टेंट रेंज, तो R और K निकालना है। तो x y z l m n आपके पास है। R निकालने के लिए √x² + y² + z² निकाला, √3p आ गया। फिर K निकालने, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया KR लिख सकती हूँ LX + my + nz। ऊपर से वैल्यूज पुट करी, R की वैल्यू पुट करी, तो ये आपके पास K की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट रेंज आपके पास आ गया 1। आप लिख सकते हैं 1 and 2 गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट रेंज। उसके बाद आपको पोजीशन बतानी है, मीन्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बताना है। तो यहाँ निकाला लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट रेंज ऑन सेंट्रल एक्सिस। तो ये आपको पता है ये सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन होती है, ठीक है। यहाँ ये टर्म जस्ट इसलिए लिख दी है क्योंकि आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देना LMN XYZ की, और यहाँ P कैंसिल आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आई है, दिस गिव्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रेंज। आपको यही बताना था, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रेंज निकालना था। अब स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो शायद आपका आंसर जो है वो मैच ना करे। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो नहीं, ठीक है आपका मैच कर रहा है। मुझे लग रहा था कि शायद इसमें कुछ अलग आया हुआ था, वो कोई और क्वेश्चन होगा। तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। आपकी रिजल्टेंट रेंज भी, मैग्नीट्यूड भी बता दिया, पोजीशन भी बता दी है, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना। उसके बाद 2 क्वेश्चन रहते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 9th और 11th। तो स्टूडेंट्स जो अब आपका जो है 3rd यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 3rd यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं। एक 9th चैप्टर है फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, और एक 8th चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। दोनों चैप्टर से सेपरेटली एक एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन पूरा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से आता है, एक फोर्सेस इन 3 डायमेंशन से। और जो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है वो भी चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन मैंने फोर्सेस इन 3 डायमेंशन इसलिए करवाया क्योंकि जो लास्ट यूनिट आपकी 4th यूनिट है उसमें हर जगह रेंच का यूज़ है। जो चैप्टर का नाम है वो नाम ही ये है रेंचेस।
तो अगर मैं आपको 9 चैप्टर ना करवा के 8th करवाती तो आपको 4th यूनिट में प्रॉब्लम आती, आपको कुछ भी समझ नहीं आता। तो इसलिए मैंने 8th ना करवा के आपको 9 चैप्टर करवाया है। तो अब हमारी जो है 1-2 दिन में जो 3rd यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जस्ट लास्ट यूनिट बचेगी। आप साथ साथ तैयार करते जाओ। और जो 3rd यूनिट है इसका मैं आपका जो ऑफलाइन टेस्ट लूँगी, डे और टाइम मैं आपको मैसेज कर दूँगी।